महागठबंधन जो है अपने सीट शेयरिंग का ऐलान करने जा रहा है। नोटिस भेज दिया गया है तेज प्रताप के पार्टी की ओर से। आरजेडी में जगह नहीं मिले, यहाँ जगह नहीं मिले, वहाँ जगह नहीं मिले, एकदम सीधे आ जाओ मेरे पास। मांझी जी नाराज हो गए हैं। फैसला हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह गड़बड़ हो जाता है उनके जीवन में। लड़ गए हैं अमित शाह के आदमी से। बिहार में चुनाव है और संघ प्रमुख ने एक बार फिर से पीओके का मुद्दा छेड़ दिया है। तेजस्वी के माथे पर बैठ कर के ही राजनीति कर पाएगी अभी कांग्रेस। जो हकीकत है वो तो पताल में समाई हुई पार्टी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, सबसे पहला सवाल, नोटिस भेज दिया गया है तेज प्रताप के पार्टी की ओर से। क्या है पूरा मामला और किसको भेजा गया है नोटिस और कितने का है ये नोटिस? देखिए, नोटिस जो है वो 10 करोड़ का नोटिस है। 10 करोड़? हाँ, और ये तेज प्रताप की जो पार्टी है उनकी तरफ से भेजा गया है, समझ गए। और ये जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी है, जिसके वो कहा जाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और लगातार जो है तेज प्रताप का गठबंधन पर गठबंधन हो रहा है। अभी तक 6 दलों से उनका गठबंधन हो चुका है और ऑफर भी है तेज प्रताप यादव का। सबको कह रहे हैं कि जिसको आरजेडी में जगह नहीं मिले, यहाँ जगह नहीं मिले, वहाँ जगह नहीं मिले, एकदम सीधे आ जाओ मेरे पास, सबको जगह देंगे। एकदम हाँ, दिल खोल के रखें दिल। हाँ, देखिए, अब तेज प्रताप की ये है ना कि बहुत अभी इतनी ताकत नहीं है कि सब जगह वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो गठबंधन, इसके अलावा इधर उधर जो बौखा हुआ लोग रहेगा, नाराज लोग रहेंगे, उनको जगह देंगे। खैर चलिए, अब मतलब मूल बिंदु पर आते हैं हम लोग। ये मतलब विवाद कहिए, बालेंद्र दास हैं, उन्हीं को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में यह कहा गया है कि जनशक्ति जनता दल के स्वामित्व के झूठे और कपटपूर्ण दावों, मानहानि, कपटपूर्ण मिथ्या बयान, आपराधिक नागरिक दायित्व और चुनाव कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप जो है नोटिस में लगाया गया है। और शुरुआत में ही बता दिए कि 10 करोड़ की मानहानि भी इसमें लगाई गई है। तो ये तो तेज प्रताप की पार्टी और इनकी तरफ से यह हुआ। उसमें बहुत बात है, तो बहुत बात जान के क्या कीजिएगा, बस टू द पॉइंट जानिए। हाँ, मूल बात। तो बालेंद्र दास हैं, तो बालेंद्र दास का यह कहना है कि सब जितना भी आरोप हम पर है, सब जो है बेतुका आरोप है, निराधार है, इसमें कहीं से दम नहीं है। और वह कह रहे हैं कि भाई इस हम जनशक्ति जनता दल तो मेरा है। हम 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर बहुत 13-14वां स्थान पर रह गए थे हाजीपुर में बालेंद्र दास, ठीक है। और कह रहे हैं कि हमको तो बांसुरी मेरा चुनाव चिन्ह भी था। इनका तो दल है, कौन तो ब्लैक बोर्ड है इनका, और वो भी अभी अप्लाई किए हैं ब्लैक बोर्ड के लिए। ठीक है, अप्लाई किए जो भी किए, बोले कि बांसुरी तब चुनाव चिन्ह मेरा है, हम चुनाव लड़ चुके हैं। वैसे बालेंद्र दास जो है अभी बसपा में है, मायावती की जो पार्टी है उसमें है। तो ये कहना है, आई कह रहे हैं बालेंद्र दास, हम इसे डरने वाले हैं मानहानि नोटिस से, हम नोटिस का करारा जवाब देंगे और हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले में से हैं। तो मतलब विवाद हो गया है अब तेज प्रताप की पार्टी और ये जो बालेंद्र दास हैं, ये इनका कहना है कि तो हम पार्टी बनाए थे, अब कह रहे हैं हमारा है तेज प्रताप। तो ये लड़ाई है। अब कानूनी नोटिस है, अब देखिए बालेंद्र दास क्या जवाब देते हैं और फिर क्या उस पर कानूनी क्या आगे चीज़ें बढ़ती है। जो चीज़ें बढ़ेंगी हम लोग फिर अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को। चलिए, जो अब बात आगे आएगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर। पवन सिंह पता नहीं जब भी राजनीति में सक्रिय होते हैं और भाजपा की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ न कुछ जो है सो गड़बड़ हो जाता है उनके जीवन में। अभी ज्योति सिंह का एक वीडियो आया है जिसमें वो फपक फपक के रो रही थी और पवन सिंह के बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये डाला है। आपको क्या लगता है कि ये किसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं पवन सिंह, या जो उनका जब भी ये बात होती है पुराना मामला उनका इस तरह से उठ के खड़ा हो जाता है? देखिए, पहले घटना समझाते हैं, फिर हम लोग सियासत समझेंगे। घटना ये है कि लगातार जो है पवन सिंह को लेकर उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, तलाक का मामला है, तो ये लगातार कुछ ना कुछ इमोशनल पोस्ट कर रही थी। उसी में लास्ट में यह पोस्ट की कि हम अपने पति से मिलने के लिए, पवन सिंह से मिलने के लिए हम लखनऊ उनके घर पहुँचेंगे और हम मिलेंगे, हमको कुछ दिल की बात कहनी है।
ऐसा वो पोस्ट की। तो उसी को लेके आज वो लखनऊ पहुंच गई और वहां पहुंच गई तो हंगामा और बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद ज्योति सिंह का ये आरोप कि पवन सिंह जो है पुलिस को बुला करके रखे हुए थे और हमको थाने पुलिस ले जा रही है, वो वीडियो में कह भी रही है। तो ये घटनात्मक बात हो गई। अब जिस तरीके से सही में अश्विनी जी ने जो सवाल किया है कि जिस तरीके से पवन सिंह का लगता है कि अब सियासी उफान पर वो जैसे ही चढ़ेंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा लफड़ा हो जाता है और कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। और जिसमें कई बार तो आपको इनका ही ज्योति सिंह का ही मामला रहता है या कोई अन्य मामला भी है। तो अभी अगर देखिएगा तो फिर चुनाव है और ये है कि पवन सिंह भाजपा के साथ, अब देखे ही थे कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे, फिर अमित शाह से मिले नहीं, और उसके बाद ही ज्योति सिंह ने कल ये पोस्ट डाला था और आज अमित शाह से मिले हैं तो आज ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो इससे स्वाभाविक है कि जो सियासी खबरों पर नज़र रखते हैं उनकी निगाह तो यहाँ जरूर जाएगी। आखिर क्या वजह है कि जब ऐसा होता है तभी जो है ज्योति सिंह भी एक्टिव हो जाती हैं। अब देखिए, अब ज्योति सिंह के एक्टिव होने का, एक तो पत्नी है, तलाक का मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला है, तो पत्नी है तो अपना एक दर्द हो सकता है, हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइमिंग है वो सवाल खड़ा करता है। हाँ, वो सवाल के घेरे में है। और ज्योति सिंह चूंकि वह भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं इस बार, कहाँ से लड़ेंगी क्या होगा ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन कही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कि ज्योति सिंह का जो ये चीज़ है वो कुछ इस तरह का लाभ लेना हो, या ज्योति सिंह के पीछे कोई ऐसा हाथ हो जो चाह रहा हो कि पवन सिंह के नाम पे ज्योति सिंह जीत जाए। दोनों में विवाद है। अब क्या है तो देखिए क्या, लेकिन कुछ सियासी बू इसमें आ रही है। और एक बात है, पवन सिंह लेकिन चूक जाते हैं। हाँ। पवन सिंह को पुलिस बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए एक है पहलू, लेकिन अगर ज्योति सिंह घर पहुंची थी तो एक बार मिलना चाहिए था। और जो बात पुलिस सवाल उठा रही है वो खुद पवन सिंह उठाते तो सुनने में कोई ये नहीं है। पति पत्नी के बीच का मसला है तो आपसी समझौता तो होना ही चाहिए था। और या जो भी बातचीत अभी वो कर रही थी, इतना जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ शायद वो नहीं होता अगर पवन सिंह खुद से इस मामले को हैंडल करते। हाँ बिल्कुल। और आप ये समझिए ना कि इससे और हाइप मिल जा रहा है। पवन सिंह का एक पक्ष इसमें ये हो सकता है सुनी जी कि पवन सिंह सोच रहे होंगे ये कोर्ट में मामला है तो हम अब डायरेक्ट क्यों बात करें, कोर्ट का मामला है तो पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस अपना समझाएगी बुझाएगी ले जाएगी जो भी पक्ष है। चलिए अब हम लोग दूसरी खबर पर चलते हैं। चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, बस कुछ ही दिनों में हो सकता है कि जो इसकी घोषणा भी हो जाए, क्योंकि कल जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो पटना में ही थे, पटना के ताज होटल में, उन्होंने एक पीसी भी की है, उस पर भी आगे बात करेंगे। इसी बीच महागठबंधन की बैठक हुई है तेजस्वी के आवास पे। एक तरफ से एक खबर आ रही है कि मांझी जी नाराज हो गए हैं। सर क्या है पूरा मामला? देखिए सब अपना अपना कमर बांध रहे हैं, एनडीए भी और इधर महागठबंधन भी। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं एनडीए की, क्योंकि नाराजगी की बात आ रही है सामने, अश्विनी जी सवाल उठा रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि धर्मेंद्र प्रधान 2 दिनों के दौरे पर, बिहार दौरे पर पटना में थे, तो उन्होंने मुलाकात की सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से, मतलब जदयू ललन सिंह से मुलाकात की। और इसके बाद वो जीतन राम मांझी के घर पहुंचे और इसके बाद फिर चले गए वो उपेंद्र कुशवाहा के। ठीक है, चिराग के यहाँ नहीं गए। नोट करने वाली बात नहीं, चिराग के यहाँ नहीं गए। तो ललन सिंह, जीतन राम मांझी और ये शुरुआत में खबर आई कि आपको मनाने का एक दौर चल रहा है और ये है, लेकिन बाद में वही जीतन राम मांझी बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं और कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसा नहीं है। और कहा यह भी गया कि उनके चेहरे पे मुस्कान है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अब क्या है, वाकई में सीटों का ही अब लफड़ा बचा है और सीट किसको कितनी सीटें मिले ये सवाल है अब सबके लिए। तो खबर ये कि 8 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होनी है एनडीए की, और उस मीटिंग में मुझे लगता है कि फैसला हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो एनडीए की तरफ से दिल्ली में। तो ये खबर हो गई। तो दिल्ली की मीटिंग से पहले जो है हमको लगता है कि भाजपा थर्मामीटर लगा रही थी। ठीक है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी जी हो, ललन सिंह हो, सब पर
थर्मामीटर लगा रही थी भाजपा, और उस मन भांपने की कोशिश, मन टटोल रहे होंगे धर्मेंद्र प्रधान, और तो वो टटोल के चले गए। अब नाराजगी की बात आई, किसी ने व्यक्त नहीं किया है। अब ये है कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा बाप रे 15 को सीट मांग रहे हैं। अरे भाई तो मांगेगा नहीं लोग? आज जो मांगता है वो मिल ही जाता है क्या? हाँ, तो न मांगने में हर्ज है न ज्यादा मांगेंगे तभी तो बार्गेन भी होगा। हाँ, मांगने से मिल ही जाता है, नहीं ना? मांगने से हर चीज तो नहीं मिलती नहीं है। मिलता, खास करके चुनाव में सीट तो आप जितना मांगिएगा उतना तो नहीं ना संभव है। तो ठीक है, मांगने में क्या दिक्कत है? तो ये मांगा मांगी है। अब इसी मांगा मांगी में जो निकला होगा, जो वो निकाले होंगे उसमें से क्रीम, कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अब उसी पर ना दिल्ली में मीटिंग होगी, और दिल्ली में यही है कि फाइनल हो जाएगा, और उस दिन सब कुछ ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ जो भी मैसेज देना है बिहार को, वो मैसेज वहाँ से मिल जाएगा। और बड़ी संभावना है कि 8 तारीख को सब कुछ ये हो जाएगा। उससे पहले की एक कवायद कह सकते हैं। ये हो गया एनडीए की बात। अब महागठबंधन, तो इधर भाई एनडीए रेस है तो महागठबंधन चुप बैठेगा? नहीं ना, महागठबंधन भी मजबूत है बिहार में, कमजोर नहीं है कहीं से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। देखिए खबर ये, महागठबंधन में जो मंथन हुआ, ये हुआ, तो उसमें कि 7 तारीख को महागठबंधन जो है अपने सीट शेयरिंग का ऐलान करने जा रहा है। मतलब एनडीए से पहले महागठबंधन जो है ऐलान करने जा रहा है। और इस बात की जानकारी जो है, जो मीटिंग वूटिंग ख़त्म हुई कल, उसके बाद जो है CPIM के नेता हैं अजय कुमार, वो बोले कि सब बात फाइनल हो गया, कहीं कोई मामला नहीं फंस रहा है, कोई नहीं एक दूसरे से टकरा रहा है, और किसी भी मतलब टाइम नहीं बोले, लेकिन बोले 7 तारीख को। अरे 7 तारीख को भी टाइम होगा ना, दोपहर, सुबह, शाम, रात, तो बोले नहीं अभी बाद में बताएंगे, लेकिन 7 तारीख को ऐलान हो जाएगा सीटों का। हम लोग सीट शेयरिंग का फाइनल कर देंगे, जो कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये है। जल्दी से सीटों का लफड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि बेकरारी है ना, अब बेकरारी है, और जो प्रत्याशी बनेंगे उन भी हाँफ रहे हैं, इसलिए कि भाई हमको कितना दिन मिलेगा। अभी तो लोग उधेर बुन में हैं कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हैं? सीट मिलेगी तो हम प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम प्रत्याशी हो गए तो हमको चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ तो समय चाहिए ना भाई, हैं? चौको चौराहा पर अगर मुंह लोग नहीं देखेगा तो वोट कैसे देगा? तो ये बेकरारी आपको एनडीए में भी और महागठबंधन में, जो भी चुनाव, जिनको भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, तो वहां भी बेकरारी है। मुकेश सहनी, मुकेश सहनी जो है सीट के साथ डिप्टी सीएम, कांग्रेस जानते हैं, सुनिए मजेदार क्या है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को किसी ने कह दिया है, कान में फूंक दिया है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे इतना सरलता से मिला जाता है लोग, आप तो डिप्टी सीएम है बिहार के। अच्छा। बस कुछ दिन की तो बात है। अरे वाह, इसके बाद तो उनका जो है सो मूड बदल गया। मूड मतलब लोग कह रहे हैं, जो आसपास में रहते हैं कह रहे हैं, उनका तो आवे भाव बदल गया है। अब सिलेक्टेड, आप जैसे मान लीजिए कॉल कीजिएगा तो देख लेंगे, इसका नहीं उठाना ना चुन के फोन उठा रहे हैं। अब चले जाइएगा ना, तब चेहरा टेप लेंगे, पहले देखेंगे तब बात करेंगे, मतलब ठीक है, फीलिंग आने लगी। हाँ देखिए, राजेश राम एक सरल व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, और हर लोगों से मिलना, हर तरह से बात करना, लेकिन अब क्या न क्या हो गया, तो सब हम सवाल भी किए भाई उनके इर्द गिर्द के लोगों से, क्या हो गया भाई अध्यक्ष जी को, कान न फूंक दिया साहब। स्वाभाविक है भाई कि 10 विधायक एकदम आपको धरे रहे, पकड़े रहे, आप जहां गए मारे सैल्यूट, दाएं बाएं एकदम करे। पप्पू यादव जैसा अगर जो है विराट आदमी कहिए, अरे भाई अकेले दम पे चुनाव लड़े वहां पूर्णिया से सांसद, तो विराटे न हुए, तो विराट आदमी अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी के घर पे जाके बैठा रहे सुबह शाम दोपहर, तो समझिए अध्यक्ष जी का क्या होगा। तो क्या ठीक है, ये कांग्रेस माने राजेश राम की ये खबर है, लेकिन हैं अच्छे आदमी, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि कोई ज़्यादा कान फूंक दिया है। अच्छा, कानों फूंकने में एगो चीज़ होता है, कोई बायां कान अगर फूंक दिया तो ठीक है, एक बार में मुझे बायों में फूंक दिया, दाएं में फूंक दिया, समझे क्या होता है। तो वही हो गया है अभी हाँ बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका। तो ये सब है। तो डिप्टी सीएम की चाहत जो है कांग्रेस में भी पल रही, कांग्रेस का स्वाभाविक है, मान लीजिए इधर हाँ ये है
अच्छा, वाम दल का भी सुना देते हैं। वाम दल में भी गजब हो गया है। वाम दल में वाम में क्या है, भाकपा माले को ज़्यादा तरजीह मिल रही है वाम गठबंधन में, महागठबंधन में। तो इधर जो है CPI एक और जो है वाम, हाँ CPM, अब ये दोनों जो है तो कहा कि भाकपा माले ये दोनों एक हो गए। ठीक है, आगे हाँ भाकपा माले को खाली ऐसे चलेगा। अब यहाँ वाम दल में भी यहाँ हो रहा है ये सिर फुटबॉल शुरू है। तो उसी सब जो मतलब व्यवधान जो है उसको काटने छाटने में सब लोग लगे हुए हैं। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। रोसड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र पासवान। छात्रों ने उनका बहुत विरोध किया है, मतलब काफ़ी विरोध झेलना पड़ा है उनको। क्या है पूरा मामला? देखिए, कई तरह का मामला है, समझ गए कि ई कॉलेज का ये नहीं हुआ, इसका फंड वो नहीं हुआ, फलाना का ये हो गया। ये जो है सो विधायक जी माने वीरेंद्र पासवान रोसड़ा के ये फंड को कर दिए, वहाँ कर दिए, प्राइवेट को दे दिए, ITI को दे दिए। तरह तरह के आरोप है। एक आरोप रहता तब न बताएं, लेकिन छात्र सब जो है भोजखौका विधायक मुर्दाबाद क्या क्या ऐसे करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद नहीं, अभी तो मुर्दाबाद है, विरोध है ना। तो विरोध जो है सो किया, मतलब जो रोसड़ा के विधायक हैं उनका, वीरेंद्र पासवान का, भाजपा के विधायक हैं। और तो क्या करते हैं बेचारे, कहीं जा रहे होंगे, सब घेर लिया स्टूडेंट सब। तो अपना क्या भाई, शरीफ आदमी क्या करेगा, चल दिए वहाँ से, हाँ चले गए। ठीक है, तो हम पूछे, ए विधायक जी ये क्या हो गया है आपके यहाँ? ये विधायक जी ये हो क्या गया आपको? आपका विरोध कर रहा है, आपका तो बहुत ये रहा है, तो क्या? तो बोले जान रहे हैं ये तो साजिश है ना, साजिश है, भारी साजिश। उसको थोड़ा ये कर देना, पीठ ठोक देना, ये कर देना। और हमारे खिलाफ में जो है यहाँ जो हमारा विपक्ष है वो भड़का रहा है, सबको, लोगों को भड़का रहा है, यहाँ के स्टूडेंट को, युवाओं को भड़का रहा है। समझिए रहे हैं, चुनाव है और चुनाव में तो खूब ही सब चलता है, तो लोग खेल कर रहे हैं। ये विधायक जी का पक्ष, वीरेंद्र पासवान का, कि जितने भी आरोप हैं निराधार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, साजिश है विपक्षियों की। और कहे हैं कि एकदम नाकाम कर देंगे सारी साजिशों का। ठीक है, हाँ चुनाव में नाकाम कर देंगे। लेकिन अब विधायक जी पर आरोप है, नाराजगी है, तो हम लोग भी दर्शकों तक पहुंचा दिए बात को। आगे बढ़ते हैं सर। भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की फ्लाइट में मुलाकात हुई है। एक हैं शिवराज सिंह चौहान, दूसरे हैं राजीव प्रताप रूडी। इधर बिहार में चुनाव है और राजीव प्रताप रूडी अपने कुछ बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो राजीव प्रताप रूडी की खबर को जरा समझिए। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट में, जरा इसको हम पहले समझा देते हैं, तब हम आएंगे मूल जो सवाल है उसको। शिवराज सिंह चौहान लिख रहे हैं, कृषि मंत्री हैं देश के और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो बड़ा रोचक अंदाज में बताए हैं पोस्ट में कि जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी ने पायलट की सीट से रोचक अंदाज में जो है अपनी बात रखी है और छोटी बड़ी जो जानकारी थी वो शेयर की यात्रा के दौरान। उसी को कहते हैं, राजीव प्रताप रूडी के अंदाज के बारे में व्यक्त करते हैं कि आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। कल से लगातार बारिश हो रही है। बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे, बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर जो है लखनऊ दिखाई देंगे। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे। अगर बादल ना रहे तो नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से शिवराज सिंह अपने पोस्ट में लिखते हैं राजीव प्रताप रूडी के। राजीव प्रताप रूडी पायलट है ना, तो एक अनोखा अंदाज है उनका। और उसी अंदाज में वो जहाज को ऑपरेट कर रहे थे और अपने जो यात्री थे, सहयात्री थे, उनसे बातचीत अनाउंस कर रहे थे। तो ये अंदाज उनके दिल को छू गया। किनको? शिवराज सिंह चौहान को। पटना से दिल्ली लौट रहे थे वो शिवराज सिंह चौहान। उसी दौरान जो है फ्लाइट की ये बात थी और खूब बड़ाई उन्होंने की है राजीव प्रताप रूडी को की। अब इसको हम लाते हैं आपके सवाल पर। सवाल पर इसलिए आते हैं, ये तो बड़ाई वाली बात हो गई। तो ये है कि कहीं पॉलिश तो नहीं किया जा रहा,
हाँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बिहार में चुनाव है। राजीव प्रताप रूढ़ी का अंदाज वाकई में निराला है। निराला जो है तो फ्लाइट वाली बात तो हो ही गई, निराला ये भी है, देख रहे हैं राणा सांगा वाली यात्रा पर निकल जाते हैं। यही शिवराज सिंह कहते हैं कि बाप रे देख बताइए इतना बड़ा पॉलिटिकल नेता, छुट्टी कहाँ है नेताओं को, उसमें ये जो हवाई जहाज हाँक लेते हैं सब काम करते हैं, थोड़ा लड़ियो लेते हैं दिल्ली में। अरे चुनाव लड़े ना भाई, तो लड़ाइए ना थी, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला जो चुनाव था, तो उसमें तो हुआ कि भाई लड़ गए हैं अमित शाह के आदमी से। अभी कौन मोहर लगा था कि अमित शाह का आदमी है, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन चर्चा, चलिए तो चर्चा है तो हम भी आपसे कह दिए। अब है कि इसके बहाने लुक को ये हो रहा है कि जो क्लब वाले चुनाव में जो संबंध बिगड़े और तरह तरह के जो मैसेज आए या राणा सांगा की ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान कहीं मस्का तो नहीं लगा रहे ताकि राजपूत जो वोटर हैं वो कहीं नहीं छिटके, उसको इधर उधर नहीं होने देना है। तो हो सकता है कि इस बड़ाई के माध्यम से इसको ये किया जा रहा हो, पैचअप करने की कोशिश, मस्का लगाने की कोशिश। क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह वाला मसला देख चुके हैं। हाँ, तो देख रहे हैं सब राजपूत वोटर्स को अपने पास रखने के लिए भाजपा कैसे जतन कर रही है। पवन सिंह, RK सिंह बोले अब ऐसा चुप हुए कि कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। तब हुआ कि भाई राणा सांगा को ये किया जाए, मन राणा सांगा जो यात्रा निकाल रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी को ये किया जाए, सबको साथ रहे हैं। तो इस पोस्ट से लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है राजीव प्रताप रूढ़ी को साध लिए हैं। अब कितना सधे राजीव प्रताप रूढ़ी पता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हमको तो अभी अब बुद्धि आया है कि हमको तो सिर्फ राजपूते का राजनीति करनी चाहिए ना, हम तो भूल गए थे, हम तो बेकार इधर उधर कर रहे थे। तब बुद्धि अभी कह रहे हैं कि हमको दिमाग समझ में आ रहा है बात, राजीव प्रताप रूढ़ी। तब सधे कि नहीं सधे, कभी हम लोग मिलेंगे तो पूछेंगे, नहीं तो कोई ना कोई पत्रकार जरूर पूछ देगा, नहीं। लेकिन मजेदार है पोस्ट शिवराज सिंह चौहान का राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर। आगे बढ़ते हैं सर। बिहार में कांग्रेस एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है इस बार चुनाव जीतने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए। इसी कड़ी में उन्होंने अपने कुछ धुरंधर को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। कौन है वो धुरंधर और क्या है वो जिम्मेदारी? देखिए, कई धुरंधर हैं। अब पश्चिम बंगाल से हैं अधीर रंजन चौधरी, वो हो गए, अशोक गहलोत हो गए, इसका भूपेश बघेल हो गए। तो ऐसे लोगों को यहाँ सब देखिए अपने अपने, अब अशोक गहलोत के बारे में कहने का बताने की जरूरत, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, आपको छत्तीसगढ़ के। अधीर रंजन चौधरी जो हैं मुख्यमंत्री नहीं बने, जद्दोजहद है कांग्रेस की वहाँ पर, वैसे बैकफुट पर है पश्चिम बंगाल में, बहुत दूर फेंका गई कांग्रेस नहीं, लेकिन हैं बड़ा जुझारू नेता हैं। देखते हैं जब बयान देते हैं तो दायां बायां देखने लगती है ममता बनर्जी, और फिर नीचे ऊपर देख करके तब जो हाँफ करके जवाब देती है अधीर रंजन चौधरी को। तो ऐसे धुरंधरों को बिहार में लगाया गया, विशेष पर्यवेक्षक जो है, हाँ इनको बनाया गया है आपको बिहार चुनाव के लिए, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, सीनियर जो है ऑब्जर्वर्स होंगे ये। इसके अलावे भी आपको 14 जो हैं जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हुई है, जिसमें अविनाश पांडे हैं, कमलेश्वर पटेल, हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन, अजय कुमार लल्लू, भक्तचरण दास को भूल गए क्या? लालू जिनको बोले थे भक्तचरण जो है तुम, याद है ना? तो भक्तचरण दास, अजय राय, शुभंकर सरकार, सतेज बंटी पाटिल, ऐसे ही करके बहुत लोग हैं भाई। तो पूरी फौज जो है, कांग्रेस बड़ी तैयारी में है। कांग्रेस के दिल में ये है ना कि 25-30 को जीत जाए, इसके बाद जो है मिजाज में रहें। लेकिन पता नहीं अब सीट इतना कांग्रेस जीतेगी कि नहीं जीतेगी। पहले तो मिलने पर भी हाँ, मिलने ने 50-55 को 60 को तो मिल ही जाए। हाँ, पीछे पे तो मानने को तैयार ही नहीं। तब नहीं माने कांग्रेस, जाए अपना। तो इतनी औकात है कांग्रेस की कि अकेले कहीं चली जाएगी यहाँ पे। इतना दम नहीं है भाई कांग्रेस में, वो चाहे कोनो यात्रा भी निकाल ले, लालू जी का कंधा चाहिए ही, और तेजस्वी के माथे पर बैठ कर के ही राजनीति कर पाएगी अभी कांग्रेस, जो हकीकत है। वो तो पताल में समाई हुई पार्टी है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या है, अगर आप सही में 25-30 को जीत जाइए तब ना समझ में आए। नहीं, पिछली बार तो तेजस्वी ने कहा ही था कि इन्हीं के वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने। हाँ, बात तो सही है। 70 को सीट मिली, जीतिएगा 19, 2 को भागिए गया 17। तब
या 19 से मान लीजिए 19 को जीत गए, तो कैसे नहीं होता। सही में अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया रहता तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी दिल जो है सीना चौड़ा रहता और तेजस्वी जो है वाकई में मुख्यमंत्री बन गए रहते। तो वो कसक तो है ही ना, इसीलिए देख रहे हैं कांग्रेस का नट बोल्ट टू टाइट है। अब अच्छा इतना रैली निकाले किए क्या, यात्रा रैली नहीं यात्रा, ठीक, लेकिन देख लीजिए कहाँ तेजस्वी लोग दे रहे हैं थोड़ा सा भी, एकदम नहीं रहा, इतना ही 55 56 60 के नीचे रहो। और सही में चुनौती है। अगर आपको मान लीजिए 55 या 60 सीट मिल जाती है तो आप उसमें से आधी सीट भी जीत जाइए तो कांग्रेस की हम लोग उसको वापसी मानेंगे। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि हम बड़ी उपलब्धि होगी, कार्यकर्ता जो है दुगुनी उत्साह से लग जाएंगे। लेकिन इतना भी हासिल हो तब ना कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस चाह रही, इसीलिए इतने बड़े दिग्गजों को यहाँ पर उतार रही है चुनाव के लिए। बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है सर, अब मैच देखने को मिलेगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जो है सो वो बिहार में देखने को मिलेगा। राजगीर में सीएम ने उद्घाटन किया है स्टेडियम का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए एक सही में उपलब्धि है, सौगात है बिहार के लोगों के लिए। एक बार में 40,000 लोग इसमें बैठेंगे और सिडनी टाइप का कहा जा रहा है। हम स्टेडियम, हाँ हम गए नहीं हैं, जाएंगे हम लोग भी देखेंगे कोई मैच, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि बहुत शानदार जो है क्रिकेट स्टेडियम बना है और ऐसे क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत बिहार को थी। आप जैसे मोइनुल हक स्टेडियम पटना में क्या हो रहा है, लेकिन आप देखे थे कितना वायरल हुआ था, कुछ वो बिहार के लिए अभी कुछ 1 साल पहले की बात है, और किस तरीके से बिहार को शर्मसार होना पड़ा था, याद है ना। रणजी के मैच हुए थे, खिलाड़ी खेलने से इनकार करे, समझ रहे हैं किस तरह का सिर झुका सो बिहार का। तो नीतीश कुमार भाई बिहारी और बिहार का सिर ऊंचा किए हैं हमेशा। तो एक बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए यह जो क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में बना है। आज पटना वासी को एक नया सौगात मिलने जा रहा है, मेट्रो आज से दौड़ने लगेगी राजधानी में, इसको आप कैसे देखते हैं सर? बढ़िया है, ये भी सौगात और वादा भी था सरकार का वादा, लेकिन था कि 15 अगस्त को चला देंगे। तो वो वादा नहीं हुआ, लेकिन ये वादा पूरा हो रहा है कि चुनाव से पहले मेट्रो बिहार को मिलने जा रहा है। बिहार में अब मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। पटना में पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन आज से दौड़ने जा रही है। कुछ ही घंटों के बाद करीब 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। 4.3 किलोमीटर का अभी पहला जो रूट तय हुआ है, ये फासला तय करेगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मेट्रो, जिसमें आपको बीच में 3 स्टेशन आएंगे, ISBT, 0 माइल और भूतनाथ, ये 3 स्टेशन आएंगे। और जो आप हम लोग भी बहुत दिन से सोच रहे थे कैसे दिल्ली वाला सफ़र, बेंगलोर वाला सफ़र, सब जो था मेट्रो सिटीज़ वाला सफ़र कैसे हो, इसकी शुरुआत होने जा रही है। और बिहार के विकास में एक 4 चांद फिर आज से लगने जा रहा है। बिहार के विकास में फिर से 4 चांद लगने जा रहा है, और जो भी खबरें रहेंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप न्यूज़ हाट को देखते रहिएगा। अंतिम सवाल लेते हैं सर, बिहार में चुनाव है और संघ प्रमुख ने एक बार फिर से POK का मुद्दा छेड़ दिया है, क्या ये सोच समझकर छेड़ा गया है या फिर जो उनकी अपनी रणनीति होती है या संघ की जो बैठक होती है और उसमें जो अपने संबोधन देते हैं वो है? देखिए संघ का तो अपना एक कार्यक्रम तय होता है, उसी के मुताबिक सब कुछ होता है। तो ये जो बयान है, इस तरह के बयान हैं, उसको लोग सियासी नज़रिए से देखने लगते हैं। लेकिन संघ अपने लक्ष्य पर बढ़ता है। संघ को इससे कोई लेना देना नहीं कि इसके लोग क्या मायने निकाल रहे हैं, क्या इसका असर होगा। और घाटा भी सहना, हाँ कई बार घाटा भी हो जाता है, इसलिए करे कि उनको बहुत इन सब चीज़ों का फिक्र नहीं है संघ को। अब संघ प्रमुख मोहन राव भागवत ने ये बात कही है कि कमरे का उदाहरण दिया है कि एक कमरा है जिसको कब्जा कर लिया है, तो वापस लेना, मतलब ये है POK की तरफ इशारा है कि इसको वापस लेना। भाई आप किसी को कमरा दे दीजिएगा और कमरा अगर ले लिया है तो फिर हम वापस लेंगे ना, उससे भाड़ा का है ना। तो ये इशारा है कि आगे संघ क्या सोच रहा, और जो संघ सोचता है उसके अनुसार, उसकी विचारधारा से प्रभावित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुसार वह एक्शन लेती है भारतीय जनता पार्टी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो या और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका मतलब है कि संघ ने एक सोच बता दी है कि ये है, और संघ की सोच का मतलब ये है
कि देश की जनता, भारत के लोग के मन में क्या चल रहा है। संघ जो है इतनी कवायद जो करती है वो क्या है, जमीन पर क्या होता है उसको संघ उठाती है। और जमीन पर क्या हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ के लोग क्या मतलब उनकी तमन्ना क्या है। और भारत के लोगों की तमन्ना ये है कि यह देश जो है फिर से अखंड हो जाए। तो उसी अखंडता के बारे में इशारा कर रहे थे मोहनराव भागवत। अब जरा सुनिए जी, इसको कोई सियासी लगा ले, अब लोग बिहार से जोड़ के भी देख रहा है कि अच्छा चुनाव है इसीलिए जो है मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं। अब मेरी समझ से ऐसा नहीं है, ये लक्ष्य है संघ का जिसको प्राप्त करना है और हर देशवासियों की इच्छा है उसको हासिल करना है। ठीक है, लोग सियासी तरीके से भी सोच सकते हैं इसको कि चुनाव है, जिसको जोड़ना हो जोड़ ले, जिसको जैसे जोड़ना हो वैसे जोड़ सकते हैं। और हालांकि एक खबर बता दें आपको कि पीओके में अभी बहुत विद्रोह चल रहा है वहाँ पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ। आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बताएंगे। अंतिम सवाल की ओर चलते हैं सर। कल पटना के ताज होटल में चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुख्य चुनाव आयुक्त संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात थी 17 बदलाव की, 17 बिंदु उन्होंने उत्कृष्ट बताए। क्या है वो 17 बिंदु? देखिए बहुत सारी बात है। जैसे एसआईआर को लेके उन्होंने कहा, एसआईआर को लेके कहने का मतलब कि बिहार में सफल हुआ, तमाम बीएलओ को सम्मानित किया गया, तालियां बजी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तारीफ कर रहे थे। और यह भी कि पूरे देश में यह लागू होगा। मतलब यहाँ से उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि बिहार से शुरुआत है, हर जगह पहुंचेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, जो बदलाव है जो अहम है सबके लिए सबको जानना चाहिए वो ये है कि ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। बूथ लेवल अफसर को फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा। पहली बार बूथ लेवल एजेंट बीएलए की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई गई, यह भी उन्होंने बताया कि यह सब पहली बार हुआ है। एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। अब वोटिंग के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार की सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वह लाइव भी होगी, मतलब गड़बड़ी की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। पहले 50-60% बूथ पर ही वोटिंग वेबकास्ट होती थी, तो ये बदलाव है। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा, देखने उखने में दिक्कत नहीं हो, बड़े अक्षर में। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बड़े अक्षरों में होंगी। अब तक जो है आप अपना फ़ोन बूथ तक नहीं ले जा पाते थे, तो अब पास में ही आपके बूथ के पास में ही बनाया जाएगा कि आप रख दीजिए, जाइए वोट कीजिए, फिर लीजिए। सेल्फी उल्फी लोग लेते हैं, लीजिए सेल्फी उल्फी, ठीक है। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने का सेंटर बनाया जाएगा। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर आपको बता ही दिए कि मोबाइल रखने की सुविधा होगी। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लागू होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों में सबको डिजिटल इंडेक्स जो है कार्ड मिलेगा। तो इस तरह के नई चीज़ों का प्रयोग जो है इस चुनाव से हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि अब एसआईआर पूरे देश में लागू होगा। आज का यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें। फेसबुक पे हमारे पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।